इस बात की गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए कि जब तक ईरान की 3 शर्तें नहीं मानी जाएंगी तब तक बातचीत आगे नहीं बढ़ने वाली है। मगर आपको एक बात पर गौर करना पड़ेगा, और एक बहुत ही अजीबोगरीब बात है। जब बातचीत का दूसरा दौर होता है तो यह उम्मीद की जाती है कि पहले दौर के मुकाबले हालात बेहतर होंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को बोलने की बीमारी है। हर बात यानी कि बातचीत से पहले सोशल मीडिया में जाकर या मीडिया को इंटरव्यू देकर, जिसकी वजह से हालात बद से बदतर होते गए। इसके अलावा अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जिस तरह से एक ईरानी कारोबारी जहाज पर कब्जा कर लिया, उसने हालात को और बिगाड़ दिए। और इस वक्त अगर आप दोनों पक्षों की तरफ देखें तो हालात सामान्य से बहुत दूर हैं, कोसों दूर हैं। मसलन आपके सामने प्रेस टेलीविजन की खबर, खातम अल अनबिया का यह बयान गौर फरमाएं। ईरान's खातम अल अनबिया कमांडर warns any US violation will be met with a firm response। अब आप मुझे बताइए, ऐसे तेवर एक ऐसे पक्ष के होते हैं जो बातचीत में जा रहा है, वो पक्ष जो इस्लामाबाद पहुंच ही नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात, ट्रंप कहते हैं कि जेडी वैंस जो हैं इस्लामाबाद जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जब तक यह कार्यक्रम आएगा ईरान कोई सकारात्मक कदम उठाए, मगर उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि अगले 1 या 2 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर कोई विवादित बयान दे दें। हालांकि इस वक्त अमेरिका में रात है, लिहाजा मैं यही उम्मीद करता हूं कि वो नींद में ज्यादा ना बड़बड़ाएं, जिसकी वजह से हालात और खराब हो जाएं। और हालात खराब हैं। गौर कीजिएगा अल जजीरा की इस खबर पर, आपके स्क्रीन पर। ब्रेकिंग, अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एब्राहम लिंकन इस वक्त मिडिल ईस्ट में ऑपरेट कर रहा है, और उन जहाजों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी लागू कर रहा है जो ईरानी बंदरगाहों में आने जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ईरान की क्या शर्त थी? ईरान की यह शर्त थी ना कि आप नाकेबंदी को हटाइए, मगर अमेरिका क्या कर रहा है? वो नाकेबंदी को और बढ़ा रहा है, यानी कि ईरान को भड़का रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि ट्रंप की सोच और बातचीत की एक्सपेक्टेशन, इसमें जमीन आसमान की फर्क है। ट्रंप के सामने नवंबर का मिड टर्म इलेक्शंस है, नवंबर के मध्यावधि चुनाव हैं, और वो अपने आप को एक स्ट्रॉन्गमैन की तरह पेश करना चाहते हैं, जबकि आप जानते हैं कि हकीकत उससे कोसों दूर है। ईरान का मुकाबला 2 सुपर पावर से था, मगर ईरान स्टूड इट्स ग्राउंड। ईरान अपने दम पर अड़ा रहा और अमेरिका और इस्राइल उसे नहीं झुका पाए। और अब ईरान की 3 शर्तें हैं जिसके बगैर वो बातचीत की मेज पर नहीं आने वाला है। और ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ कह चुके हैं कि ट्रंप को लगता है कि बातचीत की मेज पर आना यानी कि सरेंडर करना, आत्मसमर्पण करना, जो हकीकत नहीं है। इंतजार कीजिएगा दोस्तों, मैं आपके सामने CNN की एक पड़ताल पेश करूंगा। और CNN का ये आज का लीड न्यूज है, बड़ी खबर है, जिसमें CNN ये दावा कर रहा है कि बातचीत क्यों फेल हो रही है। क्योंकि हर बार ट्रंप जो हैं किसी को इंटरव्यू दे देते हैं या सोशल मीडिया पर कुछ कह देते हैं, जिससे हालात और बिगड़ जाते हैं। मगर इससे पहले कि मैं CNN की उस रिपोर्ट की चर्चा आपसे करूं, मैं आपको त्वरित अंदाज में बताना चाहता हूं कि ईरान की वो कौन सी 3 मांगे हैं जिसके बगैर वो बातचीत में नहीं उतरने वाला है। वो कौन सी 3 प्री कंडीशंस हैं, गौर फरमाएं। शुरुआत में वॉशिंगटन को यह मानना होगा कि हॉर्मूज स्ट्रेट पर ईरान का संप्रभु नियंत्रण यानी कि टोटल कंट्रोल एक हकीकत है। यह बेहद अहम समुद्री रास्ता है जो दुनिया की एनर्जी सप्लाई की धड़कन जैसा है। ईरान के लिए एक बहुत बड़ा ताकतवर साधन है, जिससे वो फारस की खाड़ी और दुनिया भर में ताकत का संतुलन बदल सकता है। जमीन पर यही असली हालात हैं। दूसरा, अमेरिका को दोनों थोपी गई जंगें, 12 दिन की जंग जो कि जून 2025 में हुई थी, और 40 दिन की जंग जो अभी अभी खत्म हुई है, अमेरिका को हर्जाना भी देना पड़ेगा। ईरान हैज मेड इट क्लियर दैट इट वांट्स वॉर रेपरेशंस, मुआवजा चाहिए। बड़ा प्रश्न, क्या ट्रंप इसके लिए तैयार होंगे? आगे और तीसरा पहलू आपकी स्क्रीन पर।
वॉशिंगटन को यह भी करना होगा कि वो ईरान की अरबों डॉलर की जमी हुई संपत्ति यानी फ्रोजन संपत्ति को रिलीज करे, गैर कानूनी पाबंदियां हटाए, सख्त अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव खत्म करे, पश्चिम एशिया से अपनी सभी लड़ाकू सेना वापस बुलाए, ईरान और पूरे रेजिस्टेंस फ्रंट जिसमें हिजबुल्लाह भी शामिल है के खिलाफ हमले न करने की पक्की गारंटी दे और इन सभी शर्तों को शामिल करते हुए एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव को स्वीकार करे। मैं आपको स्पष्ट करूं, यह बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव क्या है, यानी कि एक ऐसा प्रस्ताव जो सबको मानना पड़ेगा। मगर आप जानते हैं कि यह हकीकत से कोसों दूर है, क्योंकि हाल ही में लेबनान और इस्राएल के बीच में जो बातचीत हुई अमेरिकन मीडिएशन से, उसमें हिजबुल्लाह शामिल ही नहीं था। वो हिजबुल्लाह जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है। तो आप समझ रहे हैं कि मामला कितना पेचीदा है और यही वजह है कि ईरान बातचीत की मेज पर नहीं है। पाकिस्तान पुरजोर कोशिश कर रहा है, मगर आप जानते हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ईरान की ये शर्तें अमेरिका स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लगेगा कि अगर वो इनमें से शर्तें स्वीकार कर लेते हैं तो स्वाभाविक सी बात है उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात, अब ये अनकंफर्म न्यूज है। पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, कई न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक जिनमें रॉयटर्स और अल अरबिया शामिल हैं, उनका यह कहना है कि उन्होंने ट्रंप से कहा है कि जब तक ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी रहेगी बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती है। और ट्रंप ने रिपोर्टेडली आसिम मुनीर से कहा था कि मैं इस पर विचार कर सकता हूं। मगर जैसे मैंने कहा दोस्तों, यह सिर्फ कयासों के दौर में है, हम पुख्ता तरीके से कुछ कह नहीं सकते, लिहाजा हमें इंतजार करना पड़ेगा इस मुद्दे पर कौन असल में क्या कहता है। अब वो बड़ी खबर जिसका जिक्र मैं कर रहा था आपकी स्क्रीन्स पर, कि हर बार डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मुंह खोला, हर बार वो सोशल मीडिया पर गए, बातचीत नाकामी की तरफ बढ़ी। गौर फरमाएं CNN इस बारे में क्या कहता है आपकी स्क्रीन्स पर। ट्रंप के अधिकारियों ने प्राइवेटली CNN को बताया कि राष्ट्रपति की सार्वजनिक बयानबाजी बातचीत के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि बातचीत बहुत सेंसिटिव है और ईरान को अमेरिका पर गहरा भरोसा नहीं है। मामला और पेचीदा इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिकी अधिकारियों को शक है कि ईरान की बातचीत करने वाली टीम, जिसे संसद स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची लीड कर रहे हैं, और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के बीच डिफरेंसेस हैं, मतभेद हैं। इस वजह से यह भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर में डील पर अंतिम मंजूरी देने का असली अधिकार किसके पास है। देखिए, ये कॉन्ट्रडिक्शंस ईरानी व्यवस्था में हैं और अक्सर इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आती रहती हैं कि भाई ईरान में मॉडरेट बनाम कट्टर, इसमें एक जंग शुरू हो रही है सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत के बाद। मगर हकीकत यह है कि इस वक्त ईरान की व्यवस्था पर IRGC का पूरा कंट्रोल है, क्योंकि जिस तरह से इस्राएल और अमेरिका ने वहां की लीडरशिप को खत्म किया है, जो तमाम मॉडरेट लीडर्स हैं एक एक करके खत्म कर दिया गया। अली लारीजानी, आप सब जानते हैं कि सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख अली लारीजानी एक ऐसे शख्स थे जो बातचीत के तमाम मायनों को समझते थे, मगर इस्राएल ने उन्हें भी मार दिया। मकसद क्या था कि ईरान के अंदर कोई ऐसा बचे ही नहीं जिससे बातचीत हो सके। तो आप समझ रहे हैं, एक तरफ अमेरिका यह कहता है कि भाई बातचीत करने के लिए कोई नहीं है, वहां कट्टरपंथी तबका है, तो बड़ा प्रश्न, बड़ा सवाल, इस्राएल ने उन्हें मारा क्यों? आगे गौर कीजिए दोस्तों, क्या कह रहा है CNN आपके स्क्रीन्स पर। बातचीत से जुड़े एक शख्स ने CNN को बताया कि ईरानियों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि अमेरिकी राष्ट्रपति सोशल मीडिया के जरिए बातचीत कर रहे हैं और ऐसा दिखा रहे थे जैसे ईरान उन मुद्दों पर मान गया है जिन पर अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है और जो उनके अपने देश में भी ज्यादा लोकप्रिय नहीं है। उसने यह भी कहा कि ईरान को खास तौर पर इस बात को लेकर चिंता है कि कहीं वो कमजोर ना दिखे। जी हां, याद कीजिएगा डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे कि ईरान बातचीत करना चाहता है, ईरान घबराया हुआ है, मगर ईरान के तेवर से यह बिल्कुल तय था या स्पष्ट था कि वो ना घबराया है ना वो झुकने वाला है। सबसे बड़ी बात, मैं आपके सामने अब डोनाल्ड ट्रंप के वो 3 बयान पेश करना चाहता हूं जिसने कहीं ना कहीं, जैसे हम कहते हैं ना, आग में घी डालने का काम किया। किस तरह से, गौर फरमाएं। नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन्स,
ट्रंप ने ब्लूमबर्ग को बताया कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को अनलिमिटेड समय के लिए रोकने पर राजी हो गया है। अब यह सरासर गलत है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, डिफरेंसेस क्या थे? ईरान ने कहा कि हम यूरेनियम एनरिचमेंट को 5 साल के लिए रोकने को तैयार हैं। अमेरिका 20 साल की बात कर रहा था। अब ट्रंप जो हैं, जो कन्वेंशनल पक्ष है, पारंपरिक पक्ष है अमेरिका का, उस पर भी झूठ बोल रहे थे। तो आप मुझे बताइए, जब आप झूठ बोलेंगे इस तरह से, तो कौन आपसे बातचीत करेगा? अब दूसरी बात जो डोनाल्ड ट्रंप ने सीबीएस न्यूज से कही, जो ईरान को पसंद नहीं आई, गौर फरमाएं। उन्होंने सीबीएस न्यूज से कहा कि तेहरान हर बात मान गया है और अमेरिका के साथ मिलकर अपना एनरिच्ड यूरेनियम को हटाने पर काम करेगा। याद कीजिएगा, इसी प्लेटफॉर्म पर मैंने आपको क्या बताया था? डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था दैट वी वांट ईरान्स एनरिच्ड यूरेनियम। प्रॉब्लम क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन की तरह बात करते हैं, और इसी दौरान उन्होंने एक और बात कही थी कि वी वांट ईरान्स ऑयल। खेल सारा वही है, आपको उनके तेल पे कब्जा करना है, उनका एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए। आपको ना डेमोक्रेसी से कुछ लेना देना है, ना किसी और मुद्दे से। और ऐसे में ईरान इस बातचीत की गंभीरता को देख रहा है। तीसरा बयान ट्रंप का जिसने मामले को और पेचीदा किया, गौर फरमाएं। और एक्सियस से कहा कि वीकेंड पर मीटिंग शायद हो सकती है, और जोड़ा कि मुझे लगता है कि अगले 1 या 2 दिन में डील हो जाएगी। और आप जानते हैं, पहले दिन से मैं आपको बता रहा हूं कि ईरानी लीडरशिप वॉज नेवर कंफर्टेबल विद डोनाल्ड ट्रंप्स एटीट्यूड। वो डोनाल्ड ट्रंप के रवैये से लगातार असंतुष्ट थे, असहज दिखाई दे रहे थे। तो आप मुझे बताइए, ऐसे हालात में बातचीत कैसे होगी? और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप के इन तेवरों की वजह से बातचीत नाकामी की तरफ बढ़ रही है। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और फिर बात वहां नहीं रुकती है। उसके बाद जमीन पर अचानक यूएस सेंट्रल कमांड एक्टिव हो जाता है, और क्या होता है कि एक ईरानियन कार्गो शिप पर कब्जा कर लेता है। और यह एक ऐसा फ्लैश पॉइंट था जिसके बाद उन 3 शर्तों के बगैर ईरान बातचीत की मेज पर आ ही नहीं सकता था। क्योंकि हो क्या रहा था, आपको याद होगा, पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान जाते हैं, ईरान में काफ़ी वक्त बिताते हैं, काफ़ी वक्त एक तरह से इन्वेस्ट करते हैं, और शायद ईरान बगैर उन 3 शर्तों के तैयार भी हो जाता। मगर फिर आप उनके कार्गो शिप पर हमला कर देते हैं। तो कोई भी ऐसा देश जिसमें थोड़ी सी इज्जत है, जाहिर सी बात है इसको स्वीकार नहीं करेगा। गौर फरमाएं, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो फ्लैश पॉइंट्स जिसके चलते हालात बिगड़े आपकी स्क्रीन पर। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच चल रहा नाजुक सीजफायर रविवार को फिर परखा गया, जब एक अमेरिकी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने ओमान की खाड़ी में अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को पार करने की कोशिश कर रहे एक ईरानी कार्गो जहाज पर फायरिंग की और उसे अपने कब्जे में ले लिया। इससे ईरान और ज्यादा नाराज हो गया। अब जब 2 हफ्ते की सीजफायर की समय सीमा खत्म होने वाली है, ट्रंप एक बार फिर एक फैसले के सामने हैं। या तो किसी डील को मान लें, भले ही वो परफेक्ट ना हो, या फिर उस टकराव को और बढ़ा दें जिससे उन्होंने पहले कहा था कि अब तक खत्म हो जाना चाहिए। सोमवार तक ईरान के अधिकारी और बातचीत के लिए थोड़ा नर्म होता दिख रहे थे, लेकिन किसी भी संभावित समझौते की साफ तस्वीर अभी भी सामने नहीं आई है। देखिए, या तो यह होता कि ईरान इस 40 दिन के टकराव में हार मान जाता। भूल जाइए ईरान को, ईरान तो जाहिर सी बात है अपनी जीत का दावा करेगा। मगर अगर दुनिया ने भी यह कहा होता कि ईरान हार गया है, जबकि आप जानते हैं कि डिप्लोमैटिकली दिस वाज क्लियरली ईरान्स वॉर। कूटनीतिक तौर पर ईरान यह जंग जीत गया। मिलिटरीली बात करें तो उसका मुकाबला 2 सुपरपावर्स से था। बावजूद उसके वो लगातार अमेरिकी बेसिस पर हमला करता रहा। आज हालात क्या है? आज हालात यह है कि खाड़ी देशों में जितने भी अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं, जितने भी थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं, अधिकतर को ईरान ने तबाह कर दिया है। अब ऐसे में आपको क्या लगता है ईरान झुकेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, ईरानी संसद के स्पीकर जो कि बातचीत में शामिल हैं, मोहम्मद गालिबाफ, क्या कहते हैं। ऑन योर स्क्रीन्स।
ईरान के संसद के स्पीकर और मुख्य बातचीत करने वाले मोहम्मद बाखर गालिबाफ ने शनिवार को एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ने दुश्मन के पास ज्यादा पैसे और संसाधन होने के बावजूद एसिमेट्रिक वॉरफेयर रणनीति अपनाकर उसे पीछे ढकेल दिया है। अब आप जिसे पीछे ढकेल देंगे, क्या आप उसकी हर शर्त को मान जाएंगे? आगे उन्होंने बताया कि ईरान ने सीजफायर इसलिए माना और इस्लामाबाद में बातचीत के लिए तैयार हुआ क्योंकि अमेरिका ने उसके 10 पॉइंट प्रस्ताव में रखी गई शर्तों को स्वीकार कर लिया था। उन्होंने साफ कहा, देश के अधिकारों को मजबूत करना ही हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए और यह तय मानिए, कूटनीति में कोई झुकाव या सरेंडर नहीं होगा। अब जो देश डिप्लोमैटिकली ऐसी सोच से आगे बढ़ रहा है, आप उनकी शर्तें भी ना माने, आप उन्हें ब्लैकमेल करते रहें, आप उन्हें गाली देते रहें, आप यह भी कहते रहें कि हम आपको नेस्तनाबूद कर देंगे, वी विल वाइप आउट योर सिविलाइजेशन। आप एक जेनोसाइड की बात कर रहे हैं साहब। बावजूद इसके आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार होंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। आगे उनके मुताबिक आगे बढ़ने का यही सही रास्ता है, बातचीत की टेबल पर मजबूती से खड़े रहना और सामने वाले से रियायतें लेना, क्योंकि ईरानी जवाबी हमलों के बाद अमेरिका के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे थे और उसी ने सीजफायर की मांग की। शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि यह सब आसान रहेगा, जैसा कि अमेरिकी मीडिया के कुछ हिस्सों ने भी बताया, लेकिन कुछ हफ्तों बाद हालात ऐसे हो गए कि ईरान के जवाबी हमलों ने पूरे इलाके में अमेरिकी ठिकानों को तबाह कर दिया। साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गईं और दुनिया भर की राजधानियों में घबराहट फैल गई। आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान का एक अहम डिप्लोमैटिक हथियार है। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सीजफायर के बाद भी, इनफैक्ट अगर बातचीत के बाद कोई परमानेंट सीजफायर भी हो जाता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ईरान इज नॉट गोइंग टू लेट इट गो। यानी कि ईरान उस पर अपना दबदबा बनाए रखेगा, क्योंकि जो चीज आपके हाथ में है, आप उसे क्यों गंवाना चाहेंगे? इस वक्त ईरान जो है, कई जहाजों से $20 लाख ले रहा है एक एंट्री के। क्यों? क्योंकि अमेरिका और इस्राइल ने जो तबाही मचाई है, उसे उसकी भरपाई भी तो करना है। और आप जानते हैं कितनी तबाही मची है, क्योंकि इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि करीब $250 अरब का नुकसान ईरान को हुआ है इस जंग में। अब इसके बाद आपको क्या लगता है कि बगैर रेपरेशंस के, बगैर मुआवजे के, क्या ईरान तैयार होगा? तो वो 3 मांगे जिसके बगैर ईरान इस्लामाबाद नहीं पहुंचेगा। और खुद ट्रंप, जिनके बोलने की आदत, जिनके वर्बल डायरिया की वजह से यह बातचीत लगातार नाकामी की तरफ बढ़ रही है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।